सभी को पता है कि राघव चड्ढा ने अभी अभी बीजेपी को ज्वाइन किया है। इतना आसान है क्या किसी भी पार्टी को चेंज करना? उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। बात करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, यानी दल बदल कानून के बारे में। बात करते हैं एक स्टोरी से। 1967 में गठबंधन की सरकारें बनना चालू हो चुकी थी, राज्यों के स्तर पर खासकर, और एक अनोखा मामला सबके सामने आया था। 12th क्लास के एनसीईआरटी किताब में पढ़ा भी होगा। एक एमएलए थे हरियाणा के जिनका नाम था गयालाल। उन्होंने क्या करा, 9 घंटे के अंदर अंदर, एक ही दिन में 9 घंटे के अंदर अंदर 3 पार्टियों से इधर उधर किया, दल बदल किया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक फ्रेज लाया गया, आयाराम गयाराम, यानी दल बदल को दिखाने के लिए इस फ्रेज को यूज किया जाता है। इसके बाद जब देखा गया कि ये तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है कि भाई अभी सरकार बनी और एमएलए तुरंत के तुरंत चेंज हुए और सरकार गिर गई, ये तो बहुत दिक्कत की बात है। तो इसलिए एक एंटी डिफेक्शन लॉ बना, दल बदल कानून बना। इन दल बदल को देखते हुए 1985 में 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन कानून को जोड़ा गया। ये पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली दोनों में लागू होता है। इसमें कुछ ऐसे प्रावधान जोड़े गए जिसके तहत हम किसी भी एमएलए या एमपी को अयोग्य घोषित कर सकते हैं दल बदल के केस में। ये जो प्रावधान है उसमें से जो पहला प्रावधान है वो ये है कि यदि कोई निर्दलीय व्यक्ति चुनाव लड़ता है और वो चुनाव जीत जाता है, तो चुनाव जीतने के बाद और तुरंत के तुरंत वो किसी पार्टी का सदस्य बन जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दूसरी चीज, किसी दल का व्यक्ति दूसरे दल की सदस्यता ले ले, ठीक है, तो उसको भी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। कैसे तय होगा? उसकी गतिविधियों से तय हो जाएगा जो वो काम कर रहा है। राघव चड्ढा ने जो राज्यसभा में किया वो भी हमें काफी दिनों से दिखाई रहे थे कि मैं पार्टी को चेंज करने वाला हूं, तो उसके आधार पर भी इनकी पार्टी इनको डिस्क्वालीफाई कर सकती थी, पर किया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उनकी गतिविधियों के आधार पर भी आप उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हो कि वो लगातार आपकी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं या अन्य चीज़ों से, सोशल मीडिया की चीज़ों से या टीवी पे आपके खिलाफ बयान दे रहे हैं, उसके खिलाफ अपनी ही पार्टी की बुराई कर रहे हैं, तो उसके आधार पर भी आप उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तीसरा, यदि कोई मनोनीत व्यक्ति, मनोनीत का मतलब होता है कि जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, जो 12 नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं जो कि अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम करके आए होते हैं, उनको राज्यसभा की सीट्स मिलती हैं, अगर वो सदस्य आए और 6 महीने के बाद वो तुरंत कोई पार्टी ज्वाइन कर लें तो इसके आधार पर भी डिस्क्वालीफाई उन पर लग सकता है और उनको वहां से हटाया जा सकता है। चौथी बात ये कि यदि पार्टी ने कोई व्हिप जारी किया कि भाई ये वोटिंग होने वाली है, पार्टी के व्हिप के खिलाफ आप वोटिंग कर दें तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि भाई राघव चड्ढा ने भी तो दल बदल किया है, तो क्या इनके ऊपर भी डिस्क्वालिफिकेशन लगाया जा सकता है या एंटी डिफेक्शन लॉ इनके ऊपर भी लगाया जा सकता है? तो नहीं, इनके ऊपर कुछ नहीं लगने वाला, क्योंकि इसी लॉ में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ बचाव भी हैं कि इसके आधार पर आप डिफेक्शन को नहीं लगा सकते हैं। यदि किसी राजनीतिक दल के 2/3 सदस्य अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाएं तो उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगाया जा सकता। इनके जो सदस्य हैं इनके 2/3 ही लेकर वो गए हैं, आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा में थे उनके 2/3 ही लेकर चले गए हैं, इस वजह से इन पर कोई एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगाया। दूसरा, कोई मनोनीत व्यक्ति या नॉमिनेटेड व्यक्ति 6 महीने के भीतर अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसके ऊपर भी डिफेक्शन का लॉ नहीं लगाया जा सकता, एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगाया जा सकता। तो इस वजह से राघव चड्ढा जो है वो बच जाते हैं एंटी डिफेक्शन से। बहुत ही सोची समझी रणनीति मैं इसको बोलूंगी कि 2/3 लोगों को ले गए उठा के।